हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं भारत का भूगोल विविध। तो हम भारत का राजनीतिक भूगोल तक कंप्लीट कर चुके थे कल, तो आज हमें भारत का भूगोल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खादर और बांगर में से किस प्रकार की मिट्टी है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी कि स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने डायरेक्ट शुरू कर दिया, तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी घटना चक्र की यूपी SSC पेट की क्लास चल रही है और इसमें हम PYQ कर रहे हैं और वो भी टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो समय अब ज़्यादा नहीं बचा है, इसलिए मैं भी समय गंवाना नहीं चाहती हूँ, आपका वेस्ट नहीं करना चाहती। फटाफट से आप यहाँ पे क्वेश्चन को लगा सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। खादर और बांगर किस प्रकार की मिट्टी है। तो खादर और बांगर आपकी जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन आज नहीं दूंगी, बस फटाफट से क्वेश्चंस को करते जाएंगे। सॉरी, अभी भी गला मेरा ठीक नहीं है, लेकिन आपको कंप्लीट कराना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, लेकिन छोटा करने से फिर आपको दिखेगा नहीं। चलिए छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में ये होने का कारण है अति चराई का क्षेत्र। अति चराई होने की वजह से जो है यहाँ पर ये चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी है। तो इसकी मिट्टी के लिए रेगुल मिट्टी यानी कि काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है। सॉरी, बाप रे, मेरा गला ना बहुत ख़राब हो रखा है। कैसे क्लासेस कर दे रही हूँ आप लोगों को मैं ही जानती हूँ। नेक्स्ट है, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है। तो इस परत की ऊपरी सीमा जल तालिका यानी कि वाटर टेबल कहलाती है। ठीक है, डैश मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी आपकी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं। तो क्षेत्रीय मृदा को हम ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कहते हैं। कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। तो खीरा जो है वो अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण ये है कि फेरिक एसिड ऑक्साइड की उपस्थिति। नेक्स्ट है, शुष्क मृदा जिनमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल है इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। स्थूल घनत्व। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन सी हैं। तो गेहूं, चना, मटर और जौ यूपी की प्रमुख रबी फसलें हैं। 2017 से 18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में कितना स्थान रहा है। तो ये पहला स्थान रहा है भारत का। ठीक है, क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। तो भाई श्वेत क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। नेक्स्ट है, 2018-19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज, चावल और गेहूं का उत्पादन किए जाने का अनुमान है। तो इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर ये होगा कि भारत के द्वारा 332 मिलियन टन अनाज, जिनमें मुख्यतः गेहूँ 113.3 मिलियन टन और चावल 108 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान है। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो सर्दी के मौसम में आपकी रबी की फसल की खेती की जाती है। मथानिया मिर्च के साथ से संबंधित है। मथानिया मिर्च आपकी राजस्थान राज्य से संबंधित है। खेती का वो रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से जाना जाता है जीविका कृषि के नाम से। ठीक है, कौन सी एक खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल है आपकी कपास। कपास आपकी खरीफ फसल है। कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता होती है। तो भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर होती है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव होता है और ये निर्वाह कृषि है। ठीक है,
नेक्स्ट 2016-17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग था आपका 275 मिलियन टन था, ठीक है, 2016-17 के दौरान, ठीक है। और 23-24 में कितना हो गया, 332.30 मिलियन टन अनुमानित है। भारतीय हरित क्रांति के दौरान किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था, तो गेहूँ और आपका चावल का किया गया था, ठीक है। किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है, तो ये बनाया कृषि लागत और कीमत आयोग ने। कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को डैश नाम से जाना जाता है, तो जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्म के नाम से जाना जाता है, फार्मिंग के नाम से। डैश प्रकार की खेती जिसमें किसान अपने संसाधन को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, तो वो है सहकारी खेती यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याणी सोना किस फसलें संबंधित है, तो गेहूं से संबंधित है ये। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है, तो ये टमाटर की संकर प्रजाति है। और पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है, तो पूसा रूबी आपकी टमाटर की उन्नत किस्म है। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है, तो तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर है 3.5 किलोग्राम। निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं, तो गेहूं को छोड़कर बाकी सारी खरीफ फसल है। मक्का भी है, रागी भी है, बाजरा, सब खरीफ की फसल है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYP बीज क्या है, इन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है। तो उच्च उपज वाली किस्में हाई यील्ड वैरायटी, ठीक है, चमत्कारी बीज कहलाते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है वो कहलाती हैं आपकी रबी की फसलें, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करी, तो ये है पीली क्रांति। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है, तो बागवानी के लिए ये जिम्मेदार है। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है, तो गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है खरीफ फसलों के लिए। चावल किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है, तो चावल पंजाब की एक वाणिज्यिक फसल है। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है, तो चावल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, तो भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं। खेती से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है, तो ये दूसरे स्थान पर है। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है, तो 2000 किलोग्राम हेक्टेयर से अधिक गेहूं की पैदावार है। भारत में कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पैदा करता है, तो 25 से 40% यूपी में पैदा करता है। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं रबी फसल, खरीफ फसल और जायद की फसल। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कौन से 2 जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं, तो बोर्ड हल और मृदा खुदाल साइलर, ये आपका जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है, तो ड्रिप प्रणाली आपकी श्रेयस्कर होती है। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो फसल रोपण अनुक्रम कहा जाता है इसको। सॉरी। डैश कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, तो वो लंबवत खेती कहलाती है यानी कि वर्टिकल फार्मिंग। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है, तो ये 350 मिलियन टन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट, कुल खेती से तात्पर्य है, तो कुल खेती से तात्पर्य है वर्ष में खुद खेती किया गया क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है, तो ईख आपकी रूट क्रॉप नहीं है, ठीक है। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो तो दानों का नुकसान हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, तो ये उपज का अनुमान लगाने के लिए किए जाते हैं। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति आपकी अंडा और चिकन के उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो वर्गीश कुरियन ऑपरेशन फ्लड के जनक हैं।
धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो ये होता है आपका 20%। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के मौसम पाए जाते हैं? तो भैया कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत, ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत और आपका तटवर्ती तमिलनाडु में भी सब जगह आपके धान की खेती होती है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सही थे। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज आपकी खरबूजा की उन्नत किस्म है। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका यूपी। यूपी में सबसे ज़्यादा आम उत्पादित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो गेहूं की फसल की हेरफेर आपकी धान से की जाती है। जाम्बो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये आपका नागालैंड में विद्यमान है जाम्बो खेती का तरीका। 2017-18 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान है 9वां। कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश है आपका रूस। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है? तो ये है असम और पश्चिम बंगाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कर्नाटक में कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो रबर आपकी खाद्य रोपण फसल नहीं है। 2017-18 में से किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया? तो केरल ने सबसे अधिक रबर का उत्पादन किया है। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की थी? तो कॉफ़ी ब्लॉकचेन की शुरुआत की थी। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है कर्नाटक, प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है आपकी चाय। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया है? तो पुर्तगालियों ने भाई काजू का प्रथम परिचय कराया था। निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है? तो निम्न राज्यों में काजू का मुख्य उत्पादक है आपका महाराष्ट्र राज्य। निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए कौन है? तो दक्कन का पठार है। ठीक है, सबसे आदर्श क्षेत्र। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ललित जो है वो आपकी अमरूद की उत्तम किस्म है। ठीक है। नेक्स्ट, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है फलों के उत्पादन में भारत का। नेक्स्ट, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? तो आम की हिमसागर किस्म जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य से है। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के किस जिले में उद्भूत मानी जाती है? तो लंगड़ा जो है वो आपका वाराणसी में है। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो चौसा के लिए हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो आपको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है वो मथुरा में है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक मुख्य केंद्र कौन है? तो भाई कानपुर में चमड़ा व्यवसाय होता है। वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिषड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके कपास उद्योग के कारण। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जमशेदपुर को। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्कर शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्थापित की गई हैं। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो स्टील निर्माण से आपका झरिया झारखंड जो है वो संबंधित नहीं है। तेल शोधक कारखाना और राज्य को हमें मिलाना है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि कौन सा तेल शोधक कारखाना है और
कौन सा आपका राज्य जो है वो मिलान करेगा? चलिए मिलाइए। तातीपाका बोला मैंने। तातीपाका कहाँ का है? तो तातीपाका आपका आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है। कोयली आपका मिल जाता है गुजरात में। नागापट्टिनम आपको मिलेगा तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ मिल जाएगा आपको असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो ये है भाई महाराष्ट्र में वस्त्र निर्माण केंद्र है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है टी बोर्ड ऑफ इंडिया का कार्यालय। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार माना जाता है खारी बावली नई दिल्ली को। चोल नाइकन कुरुम्बा कट्टू नाइकन कादर और कोरगा भारत के किस भाग में आदिम जनजाति समूह है? तो ये केरल में आपकी आदिम जनजाति समूह है। ठीक है, नेक्स्ट। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? बताइए। भूटिया जनजाति आपकी पाई जाती है सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिश्मी जनजाति भारत के किस राज्य की निवासी है? तो मिश्मी जनजाति जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। या पेन को क्या हो जाता है? अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका हार्टिकल्चर का उपयोग किया जाता है। चेचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार और जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं, इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? तो मोग जनजाति आपकी नीलगिरी पहाड़ी में नहीं बनी। नीलगिरी पहाड़ी में आपकी टोडा, कुरुम्बा, कोटा ये पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो बस्तर आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। किस उत्पाद को एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? तो भाई दलहन को एगमार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अपतानी जनजातियाँ निम्न में से किस राज्य की मूल निवासी है? तो अपतानी जनजाति जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिजोरम की मारा जनजातियों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सांस्कृतिक और साथ ही धन्यवाद ज्ञापन समारोह है? तो ये है आपका लियुवा खुतला। ठीक है। अंगामी वे जनजातियाँ जो रहती हैं कहाँ? नागालैंड में। किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो भाई थारू जो है वो सबसे अधिक है यूपी में। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? तो भील जो है वो सिरोही की अरावली पर्वतमाला उदयपुर में पाई जाती हैं। दैव जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख और ज़्यादातर बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। तो संथाल जनजाति आपकी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है और ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। ठीक है। महनसर डूंगरपुर चुरू नारलाई शहर भारत के राजस्थान राज्य में राजस्थान शहर में है। ठीक है। कौन सा क्रेता एकाधिकार का एक उदाहरण है? तो एक क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन OPEC, सॉरी चाय बोर्ड है, क्या बोला मैंने। इनमें से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसोर्ट में से एक नहीं है? तो ये है आपका बाड़ासुर। आज मैं सिर्फ आपको जल्दी करा रही हूँ ना। नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? क्यूमेक का। इसका कारण ये है कि मेरा अभी भी गला बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, आज थोड़ा की खांसी थोड़ी सी कम है कल की अपेक्षा, लेकिन गला बहुत दर्द हो रहा है। और इस वक्त भी मुंह पे मतलब बोल रही हूँ तो एक साइड में मैंने दांतों के नीचे अदरक और तुलसी की पत्तियों को दबा रखा है, तब जाके मैं बढ़ पा रही हूँ। अदरवाइज़ गला बहुत पेन कर रहा है और पेन करता है तो फिर खांसी आती है। तो अदरक और तुलसी की पत्ती से ये कि खांसी कंट्रोल है।
पेन में तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन खांसी कंट्रोल है। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हम हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये उद्गार किसका है? तो ये उद्गार है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी या गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? तो 85% परिवारों में गोबर और लकड़ी से खाना बनाया जाता है। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? सिर्फ 1% ग्रामीण परिवारों में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है, सिवाय नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बक्षेंद्री पाल। सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन से राज्य हैं? तो गुजरात और राजस्थान राज्य है। घोड़े की नाल के आकार की पातालकोट घाटी का रमणीय दृश्य प्रदान करने वाला तमिया हिल स्टेशन भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है। कौन सी संख्या भारत की समय संरक्षक टाइम कीपर है? अर्थात ये भारत की समय प्रणाली की निगरानी करती है। तो ये है आपकी CSIR इंडियन नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी D। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई-चौपाल, आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? तो ITC के द्वारा की गई एक पहल है। भूतापी पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशक में निम्नलिखित किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया जाता है? तो ये स्क्रम्बर साउंडिंग्स का प्रयोग किया जाता है। 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों के हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो ये TEM साउंडिंग्स को शामिल किया गया है। भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता? तो हैदराबाद को नहीं जोड़ता, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और एक और आप बताएंगे आप किसको जोड़ता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर, कानपुर, पुष्कर, सूरत, गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम आदि है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर प्रदेश से ये होकर गुजरता है, तो ये इसमें से कोई भी नहीं है। कौन सा है भाई बताओ? तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है 27EW NH27 उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये हैदराबाद में बनाया जाएगा आपका। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? तो बाहुबली नाम है उसका। क्या नाम है? बाहुबली। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए, जिसे दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है? तो यह है तोरणा किला। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए? तो ये केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान है आपका भरतपुर में। मेनम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये सिक्किम में आपका स्थित है। सममालिया हिरण अभयारण्य भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दादरा नगर हवेली में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर आपका कर्नाटक में स्थित है। और इसी के साथ हमारे आज के सारे क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। तो हम कल करने वाले हैं भारत और विश्व के भूगोल को। ठीक है, तो कल हम भारत और विश्व का आपका भौतिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बहुत फास्ट कराया है आज, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा खांसी मेंटेन हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि दोबारा से पेन हो। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो ये यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की क्लास छोटी थी लेकिन मैंने बहुत फास्ट कराया क्योंकि मैंने आज आपको डिस्क्रिप्शन नहीं कराया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए।